और हेमंत अत्री साहब रोहतक में रहते हैं, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं, कई संस्थानों से जुड़े रहे हैं, और रविंद्र सिंह चौहान भी कई मीडिया संस्थानों से रहे। पहला सवाल मैं हेमंत अत्री साहब आपसे, देखिए अब जनता, दर्शक, वोटर, विश्लेषक सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि अब प्रचार में कुल जमा 13 दिन बच गए, 3 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, 3 अक्टूबर को, तो 13 दिन क्या 12 दिन ही बच गए, तो क्या स्थिति है आज की तारीख में? तो आज आप कहां देखते हैं हरियाणा के नतीजों के संदर्भ में? मैं सीधा पहला ही सवाल ये पूछूं तो, क्योंकि पहले बहुत सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं। अजीत जी धन्यवाद, नमस्कार आपके दर्शकों को सबको। जो पहली बात जो इस पूरे उसमें आप देखेंगे कि अभी तक कैंपेन जो है पूरे किसी भी पार्टी का प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हुआ है। बड़े नेता आए जरूर है, मोदी जी आए थे एक बार कुरुक्षेत्र में, 2 चक्कर अमित शाह जी भी लगा के गए हैं, लेकिन वो जो मोमेंटम होता है चुनाव का, जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, बिल्डअप होता है पूरा। आप भी आए थे हरियाणा में, तमाम जगह घूम के आए, वो रैलियों का दौर, बड़े बड़े उनका जोर जो है रोड शोज का, अभी वो उतना पीक नहीं किया है। लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं, आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है 10 साल से, और नेचुरल क्लेमेंट भी है सत्ता की, दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक, तमाम बातें वो नारेबाजी करते हैं। हकीकत यह है कि उनके पास आज की तारीख में भी नैरेटिव नहीं है जी। अगर आप 2 दिन का पिछले का देखें तो कमाल की चीज दिखेगी आपको। 10 साल जब आप शासन करते हैं, जो हमने सीखा आप जैसे सीनियर साथियों से कि भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है, तो उसमें सबसे पहले होता है कि 10 साल में आपकी ये अचीवमेंट्स थी, ये आपने डिलीवर किया, और अगले 5 साल का आपका ये विजन है, ये पॉलिसी है, ये प्रोग्राम है। आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का, स्टेट का हो या दिल्ली का हो, उसमें वो नैरेटिव आपको दिखाई नहीं देगा। और 2 दिन से बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव आ रहा है, खासतौर पर नायब सिंह सैनी साहब और माननीय मनोहर लाल जी, वो सारा फोकस शैलजा पे किए बैठे हैं। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र भी किया कि शैलजा आए तो उनका स्वागत है, कुछ भी हो सकता है, बातचीत होती रहती है, इस पे लेट अस नॉट जंप द गन्स, इस तरह की तमाम बातें। और नायब सिंह सैनी साहब ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी के बेसिक पे वो आए, वही उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, वो भी, उनको भी दलित प्रेम जाग गया है एकदम। लेकिन सवाल अजीत जी है कि शैलजा आएंगी ना आएंगी वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन इनको शैलजा की इतनी क्यों पड़ी है? आपने दलितों के लिए क्या किया आप वही बता दीजिए, या आपका दलितों के लिए क्या पॉलिसी प्रोग्राम है वो बता दीजिए, वो भी नहीं बता रहे। एक खास तरह के, देखिए अजीत जी, जो टिपिकल बीजेपी का है, हरियाणा का नहीं पूरे देश का, आप जानते हैं, जब कुछ आपके समझ में ना आए तो आप कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 48 घंटे से, आप तो खुद फील्ड में थे, वो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है शैलजा के नाम पर। और वो क्या है कि शैलजा नाराज है, शैलजा फलाना है, वो होंगी नाराज, उनके घर की बात है ना। आप अपना देखिए आपके यहाँ पे क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत आते हैं अजीत जी, वहां पर कविता जैन और उनके पति राजीव जैन को मना करके उनका नॉमिनेशन विड्रॉ करा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। और 7 वाली सीट कंस्टिट्यूंसी है, देवेंद्र कादयान, वहां मनोहर लाल जी के ब्लू हाइट बॉय, उनको वो जिक्र भी नहीं करते कि भाई आप नॉमिनेशन विड्रॉ कर लीजिए। सेम चीज आपने हिसार में देखी, सावित्री जिंदल को किसी ने मनाने की कोशिश की, जबकि सीटिंग बीजेपी एमपी की माता जी हो। तो एक खास तरह की चीज जो बीजेपी में पहले कभी नहीं थी, वो क्या है इस बार अजीत जी, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत 10 साल के बाद, जबकि सबसे अनुशासित पार्टी है, और जो नैरेटिव बनना चाहिए वो नैरेटिव भी नहीं है। तो फिर क्या है? फिर आप खोखली चीजों को उठाकर, कांग्रेस की क्या अंदरूनी लड़ाई है वो लड़ लेंगे ना अपने आप। जब कैंपेन होगा तब आप बता दीजिएगा। आप वीडियो बना रहे हैं कि शैलजा के साथ ये हो गया, दलितों के साथ ये हो गया, आप अपनी बताइए ना कि आपके टाइम में क्या गवर्नेंस का रिकॉर्ड है। तो आज की तारीख में अजीत जी, कैंपेन उस तरीके से बिल्डअप नहीं हुआ है, उस तरह की जो हरियाणा में बड़ी बड़ी रैलियां होती है वो नहीं हुई है अभी, वो उस दिशा में है। अभी कल खड़गे साहब आ रहे हैं, अब माड़ा में आएंगे, घरोंडा में आएंगे, उसके बाद मोदी जी का 25 को, जैसे आपने जिक्र किया, उसमें सोनीपत के गोहाना में आ रहे हैं, 2 रैलियां वो और करेंगे, तो वो बिल्डअप अभी होगा। आज जब आप बात कर रहे हैं, जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव विहीन है, नंबर 1। नंबर 2, दिशाहीन है कि किस बात में चुनाव लड़े, किस पे ना लड़े, किन चीजों को उठाए, किन को ना उठाए। गुटबाजी की एक नई तरह की समस्या आ गई है, उससे भी पार पाने का तरीका, कुछ चीजों पे तो उनके फ्रेंडली जो वो है, उन पे तो वो मस्त है, चाहे वो हिसार है, चाहे वो गन्नौर है। बाकी चीजों पे, खास तौर पे अहिरवाल जो इनका गेटवे है 10 साल से, वहां की गुटबाजी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है। कांग्रेस में भी तमाम फॉल्ट लाइन्स हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हैं, गुटबाजी है, जैसा आपने कहा। उन सारी स्थितियों के बावजूद शैलजा घर बैठी हुई है, ये भी ठीक बात है, वो नाराज है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनके जो सबसे नजदीकी जो थी सीटें 2,
नारनौंद की वो डॉक्टर अजय को नहीं मिली, उकलाना की सीट वो बिल्कुल अपने उसके लिए चाहती थी फ्यूचर के हिसाब से, वो हर नेता चाहता ही है, वो भी उनको नहीं दी गई। वो इस पूरे तौर तरीके से और जिस तरीके से पार्टी लीडरशिप ने घोषणा पत्र के समय, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जब उस दिन घोषणा पत्र जारी कर रहे थे खड़गे साहब और वेणुगोपाल, उनको दिल्ली में होते हुए भी वो नहीं आई वहां पर। इन सारी चीजों का एक बहुत खराब मैसेज जाता है, स्वाभाविक है। हम तो विश्लेषक हैं, हमें तो सारी बात रखनी पड़ेगी जनता के सामने। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी ये देखना भी पड़ेगा अपने को कि पार्टी का जो टॉप 3 लीडर है, बल्कि हरियाणा में तो सोनिया जी भी आ सकती है, 4 कहेंगे, वो जब 4 आएंगे तब देखना जरूरी होगा कि क्या तब शैलजा आएंगे या नहीं। तो उसका जवाब जो अपने सूत्रों से पता लगा है वो ये है कि वो पक्का आएंगी, और उनके करीबी जो सबसे निकट सूत्र हैं और अदरवाइज जो उनका अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो शैलजा का भाजपा में जाने का कोई स्थिति है नहीं किसी भी रूप में। एक बात आपने कहा, आज की तारीख में स्थिति कहां खड़ी है, अभी चुनाव बनना है, लेकिन फिर हम अभी तक उसी बात पर कायम है जो पहले से कहते हैं। अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं दिख रही कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से दूर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस जी। पार्टी आज भी जब आप बात कर रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रही है एज ऑन डेट। आगे जब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम साथियों को, दर्शकों को अपना अपडेट करते रहेंगे। चलिए हेमंत जी, अब आपके पास आते हैं फिर तीसरा फैक्टर जो बार बार बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस बाइपोलर इलेक्शन है, ये हम लोग लगातार मान रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन एक जो कोशिश हुई अभय चौटाला और बीएसपी के गठबंधन के जरिए, या दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के जरिए, अभी खबर आ रही है कि 25 तारीख को जींद में, मतलब 4 दिन बाद जींद में एक बड़ी सभा है जिसमें अभय सिंह चौटाला और मायावती साझा सभा कर सकते हैं। उचाना में खबर आ रही है। उसके बाद कहा जा रहा है 3 रैलियां और मायावती कर सकती है। झुलाना और कई इलाकों में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर अपनी यात्रा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस के बीच जो उन्होंने आकलन किया, आपने भी किया, ये जो बाकी 2 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन है, उसका कोई इसमें भविष्य और कोई देखते हैं आप किसी तरह से समीकरण को बिगाड़ते हुए? जी जी, देखिए जो ये पूरा समीकरण है, ये कोशिश ही ये की गई है कि समीकरण बिगड़े। बीजेपी जब अपना नैरेटिव नहीं बना पाई तो उसका एक प्लान बी होता है, प्लान सी भी होता है। आपको इससे आपसे बेहतर कौन जानता है कि हरियाणा के अंदर जो भाजपा का जो सफलता का मंत्र है, चाहे वो 14 हो चाहे वो 19 हो, वो क्या था कि जितना भी जाट वोट बैंक, जो रूरल वोट बैंक है, उसको जितना मैक्सिमम जितनी जगह बंटवा सके, वही उसकी सफलता का राज है। ये आप शुरू से जानते हैं। इस बार क्या हुआ, इस बार स्थिति थोड़ी सी बदल गई दीजिए। चूंकि इनेलो और जेजेपी पिछली बार बनवा दी थी अलग अलग 2018 के एंड में, 19 में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, वो इतिहास उसमें नहीं जाते। लेकिन इस लोकसभा चुनाव ने अजीत जी एक नई लाइन खींच दी है, और वो लाइन क्या खींची है कि दलित और जाट वोट बैंक, दलित और ग्रामीण वोट बैंक इकट्ठा आ गया, और वो आने से कांग्रेस पार्टी की 5 सीट आ गई 10 में से, जो मोदी जी को दिल्ली में भी हर्ट कर रहा है। ये तो स्वाभाविक है। अब बीजेपी ने क्या गेम प्लान किया कि देखिए, दुष्यंत वन टाइम फिनोमिना थे, यूज एंड थ्रो उनका कर दिया। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने एलआई को भगा दे, कभी नहीं देखा होगा। एलआई तो छोड़ के जाते, एलआई को भगा दिया जाए इस तरीके से जो अजीत उनके साथ किया गया दुष्यंत के साथ, वो कभी नहीं देखा होगा, लेकिन वो किया गया। अब जो ये गेम है नया, वो लोकसभा की परिणाम की पृष्ठभूमि में है कि दलित वोट बैंकों को, जाट को तो बांट नहीं पा रहे इस बार, ये तो इनको तय हो गया, लग गया, दिख गया। तो इस बार दलित इनके निशाने पे है कि क्योंकि फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है साहब, 22% वो है, 22% वो है। अगर वो इकट्ठे आ गए तो मुश्किल होगी बीजेपी को, तो कहीं रहेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 2 गेम खेले, बीएसपी उधर और चंद्रशेखर उधर, जो आप लगातार कह रहे हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं। अब आपने बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा कि उचाना के ऊपर। देखिए, उचाना को अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो चौधरी देवीलाल की जींद पूरा जिला, उचाना का क्यों बात करें, पूरा जिला और उचाना उसका एक पार्ट है। इस बार ये भी चर्चा थी, हमने आपसे बात की थी कि अभय सिंह भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चौटाला हाउस में तय हुआ कि भाई ये नहीं करेंगे, और वो उन्होंने वही एक ही इलाहाबाद से लड़ने की सोची। अब ये जो 25 तारीख की रैली, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये वैसे नहीं है, 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाया जाता है। 25 सितंबर को उसके गांव में अपना एक शक्ति प्रदर्शन, अपना जो पुराना कोर एरिया है वो है जींद, चौटाला साहब का, देवीलाल जी का भी, उस जमीन को कहीं ना कहीं दोबारा से रिकैप्चर करने की कोशिश है, जो हर दल करता भी है, हर दल करता भी है। उसमें अभय सिंह का एक विशेष अधिकार है, वो कहीं भी करे रैली। इनिशियली एक बार ये लग रहा था कि शायद सिरसा में हो जाएगी, लेकिन अब उन्होंने तय किया है कि उचाना में करें। उचाना सीट पर आपने दुष्यंत का हाल आप खुद जाकर के देख के आए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और दुष्यंत का पूरे हरियाणा में भी हाल क्या है वो भी सारे देश को पता है।
दुष्यंत की तो आज स्थिति नहीं है, लेकिन अभय सिंह जो लॉस्ट ग्राउंड था पिछली बार का खासतौर पे, और वो मायावती के साथ जो अलायंस है उसको कहीं ना कहीं एनकैश करने की फिराक में है। अभय सिंह का कैंपेन ठीक भी चल पड़ा था। जब आप सिरसा पहुंचे उस टाइम उनका कैंपेन ऊपर की तरफ था, आपको ध्यान होगा इस बात का, जब जींद से निकले आप और वो सारा करते हुए, वो जो एक टिप्पणी जो एक चैनल को अपने गोपाल कांडा ने करी, उसके बाद उनका चुनाव बुरे तरीके से डिप कर गया वर्टिकली, और वो बहुत खतरनाक बात थी। वो खतरनाक बात क्या थी कि सब तो पिंड छुटा रहे हैं बीजेपी से, बाद में चाहे कुछ भी करें, लेकिन पर से सारे के सारे पिंड छुटा रहे थे। और गोपाल कांडा ने वो मुट्ठी खोल के दिखा दी। उन्होंने क्या कहा, कोट एंड कोट, कि हम अभय सिंह और बसपा तीनों मिलकर भाजपा की हैट्रिक करवाएंगे, 30 बार सरकार बनाएंगे। आपने भी सुना, ये सारा वीडियो वायरल हुआ। उसको आपके इंटरव्यू में भी अभय सिंह उस फोर्सफुली उससे वो नहीं कर पाए काउंटर। आपने 3 बार पॉइंटेड सवाल पूछा। नहीं नहीं, मेरे में वो तो कहा उन्होंने कि हम नहीं लेंगे, चलिए मेरे में कहा उन्होंने। हाँ, जो अभय सिंह का जो स्टाइल है अजीत जी, वो कहते हैं कि नहीं, वो एकदम पहले आपको 3 बार सवाल नहीं पूछना पड़ता। वो डिफरेंट टाइप के आदमी है। वो कहते हैं कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले सवाल में आपको 3 बार ग्रिल करना पड़ा उनको। तो वो कहीं ना कहीं एक संशय पैदा हुआ। उस संशय को दूर करने में अब और ज्यादा मेहनत बसपा को और उनको करनी पड़ेगी, इनेलो को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, उचाना में भी आप देख के आए हैं, कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत जो नाराजगी जो है, वो तो दुष्यंत का तो जो होगा वो तो सबको पता है। जो बरजेंद्र थे, जो वीरेंद्र सिंह जी के बेटे हैं, वो भी उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था, वो बीजेपी के सांसद थे। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, अभय सिंह ने दिया था। तो उस सेंटीमेंट को भी कहीं ना कहीं वो एनकैश करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि दुष्यंत वहां नहीं है किसी भी स्थिति में, तो अभय सिंह उस लॉस्ट ग्राउंड को भी पकड़ने की कोशिश में है, पूरे जींद की बेल्ट में, और एक एनवायरमेंट बिल्डिंग की कोशिश में भी है। चाहे वो, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जुलाना पे भी एक उसका इंपैक्ट जिस तरीके का उस रीजन में, वो एक स्थिति है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में जो ये दोनों फोर्सेस जिनका आपने जिक्र किया है, चाहे वो जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, वो जो मोमेंटम इनेलो बीएसपी का शुरू में बना था, उसका डैमेज कंट्रोल अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं। और उसका एक सिंगल पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो वो 25 तारीख की रैली में उमड़ी भीड़ और उसका जोश, किस तरह का रिस्पॉन्स आता है लोगों से, क्योंकि बेल्ट है उनकी, कोर वोट बैंक है। नरवाना के अंदर भी उनके एमएलए रहते हैं, पूरे रीजन के अंदर एरिया रहते हैं, कैथल में भी उनकी बेल्ट रही है, ये पूरा जो एरिया है सेंट्रल हरियाणा का। तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा अजीत जी कि वहां पर किस तरह के लोग, क्या हाँ, रिस्पॉन्स। तो आज की तारीख, बार बार रिपीट कर रहा हूं, आज की तारीख में आप इनलो और बीएसपी गठबंधन, और दूसरा दुष्यंत और आज समाज पार्टी गठबंधन, इन दोनों गठबंधनों का क्या देखते हैं हरियाणा में नतीजों के संदर्भ में? अजीत जी, स्पेसिफिकली आपने जो बात पूछी, तो इसमें देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं जेजेपी और रावण का कोई स्कोप नहीं है। जहां भी 1500 जो भी वोट उनको मिलेंगी, वो वोट काटने वाली स्थिति है। कुछ सीटों पर निश्चित तौर पे इनेलो और बीएसपी कुछ सीटों पर थे और उनका मोमेंटम बहुत अच्छा बन रहा था। आज की तारीख में वो उस लेवल तक वापस नहीं जा पाए हैं। फिर भी मुझे लगता है कि 5-6 सीटों पर वो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं आज की तारीख में, जब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। दुष्यंत और उनका कहीं कुछ ग्राउंड पे मुझे दिखाई नहीं देता। ये मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि आज और कल मैं रोहतक में रहूंगा, हेमंत अत्री से साहब से भी मुलाकात होगी। कल हम लोग कोशिश करेंगे महम जाने की, और 25 से फिर 8 दिन लगातार हरियाणा के अलग अलग इलाकों में। अत्री साहब, एक सवाल, जैसे ये बीजेपी को इतना खिसकता हुआ देखने की बड़ी वजह क्या है, और उन इलाकों में भी खिसकता हुआ देख रहे हैं जहां जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत, ये जो जीटी रोड वाला बेल्ट है जहां 19 सीटें हैं, या फिर अहिरबाल जहां रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की 11 सीटें हैं। ये माना गया कि ये जो 30 सीटों वाला इलाका है, ये एक तरह से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, शहरी भी है और बहुत सारे फैक्टर है। क्या यहां भी नुकसान हो सकता है बीजेपी को? अगर हो रहा है तो उसकी वजह क्या है? अजीत जी, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चुनाव की, कि इस चुनाव को पार्टियां नहीं लड़ रही है। एक तो ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता के मन में बड़ा साफ है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है किसी भी वर्ग के साथ। जो भी वर्ग चंडीगढ़ गया आंदोलन के नाम पे, कुछ भी, उसको केवल लठ मिले, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, इवन महिलाएं हो, टीचर्स हो, कोई नहीं बचा। एक बात तो चुनाव, आप, हम जो बार बार एक मैसेज ही जाता है ना कि कांग्रेस का वो कर रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का सवाल नहीं है, इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है इसको। और वो है कि भाजपा चुनाव हार रही है और उसके कारण कांग्रेस चुनाव जीत रही है और जनता जिता रही है।
एक चीज तो ये बड़ी स्पष्ट मैं आपको कह दूं कि कोई ऐसा क्रांति कांग्रेस ने कर दी हो 10 साल में, ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट गेनर है, पहली बात। नमस्कार, मैं और जनता चुनाव लड़ रही है, जनता जो चुनाव लड़ती है तो फिर उसमें वो कुछ भी नहीं देखती। और जो सबसे मजबूत चीज आप देखेंगे, जो कांग्रेस पार्टी के जो बीजेपी के जो कोर एरियाज है, वो आप क्या देखेंगे, आप अहिरवाल देखेंगे, दोनों बार वहीं से आए। उसके बाद जीटी रोड बेल्ट, ये दोनों ही सबसे बड़ी बीजेपी की सीट है। प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में रैली की, आपने देखा। उस रैली में देखिए बारिश हुई थी पहले दिन, सारी बात है, ग्राउंड में पानी भी था, ग्राउंड को छोटा भी किया गया। उसमें अजीत जी क्या हुआ अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, मैं पहली बार आपको ये बात बता रहा हूं आपके चैनल पर। वहां पर तमाम साथी चंडीगढ़ के क्रू के मीडिया के साथी अपने आए लाइव करने के लिए, उनको लाइव नहीं करने दिया गया और स्ट्रिक्टली ये कहा गया कि जो फीड बीजेपी के उस पे है वो फीड आप यूज कीजिए। और कुछ साथियों ने जब जिद की तो उनको ये भी कहा गया कि हम पर्चा भी दर्ज करना जानते हैं। ये स्थिति हुई। वहां पर 3000 कुर्सियां थी प्रधानमंत्री जी की रैली में और 23 कंस्टिट्यूएंसीज की रैली थी अजीत जी में, 23 की। 23 कंस्टिट्यूएंसी का मतलब हरियाणा में होता है ऑलमोस्ट 1/4, 90 विधानसभा होती है। और वो कौन सी बेल्ट है, वो जीटी रोड बेल्ट कंप्लीटली, 7 जिले करनाल से शुरू करके। तो प्रधानमंत्री जी की उस रैली का ये है शुरुआत। तो उसका मतलब एक बड़ा साफ है। और वो कुरुक्षेत्र की वो बेल्ट है साहब, जहां पर कुरुक्षेत्र को आप अकेले आइसोलेशन में मत देखिए, कुरुक्षेत्र का एक धार्मिक महत्व भी है, महाभारत वाला महत्व भी है। जैसे अयोध्या की हम बात करते हैं बार बार, हरियाणा में भी भाजपा के लिए कहीं ना कहीं जो इनका धार्मिक एंगल होता है वो एंगल है वहां पर। उसके बावजूद भी इस तरह का बिल्कुल जिसको सबमिसिव जो रिस्पॉन्स था, और कोई किस तरीके का वो नहीं था। उसके बाद जो हालत है, 9.5 साल के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, आपको पता है वो कैसे प्रचार कर रहे हैं? कोई उनकी रैली जनसभा देखी आपने अब तक? वो होटलों में जाकर के 20-20, 30-30, 50-50 लोगों से बुद्धिजीवी के नाम पर मिल रहे हैं। उनका कहीं प्रधानमंत्री की स्टेज पर जिक्र नहीं था, उनका कोई बैकड्रॉप में पोस्टर नहीं हाँ था, नहीं वो तो था, सही बात। किसी रेफरेंस में नहीं था। तो इस बात को देखना पड़ेगा क्यों। उसका सिंपल कारण ये है कि उनके नाम के कारण ही बीजेपी की ये गत बनी है। और बहुत सारे लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि नायब सिंह सैनी को अगर बुलाना ही था तो इनको और 6 महीने पहले बढ़ा देते तो शायद भाजपा का कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाता। तो दूसरी बात ये है, तीसरी महत्वपूर्ण बात जी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इतना 10 साल राज करने के बाद भी नैरेटिव की तलाश में है। दे हैव लॉस्ट द नैरेटिव कंप्लीटली। अब कल आप देखिए, कल नायब सिंह सैनी साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो ये है घोषणा पत्र, गारंटी पत्र, जो बार बार हम कह रहे थे ना घोषणा पत्र, दिल्ली में जारी जो हुई है वो कांग्रेस की 7 गारंटियां जारी हुई हैं। घोषणा पत्र भी चंडीगढ़ में जारी होना है जिसमें ये सारों को बुलाने की कोशिश करेंगे। तो गारंटी जारी की थी, वो एक इवेंट क्रिएट की थी। आपको पता है आजकल पार्टियों का जो चुनाव है वो तमाम कंपनियां मैनेज करती है, तो वो एक इवेंट क्रिएट की गई थी। नहीं तो पहले वहां भी घोषणा पत्र की तैयारी थी, फिर उसको चेंज करके वहां इवेंट वो किया गया कि गारंटीज, और चंडीगढ़ में मैनिफेस्टो, ये इस तरह की चीज 53 पेज का मैनिफेस्टो है शायद, जो जारी होगा बहुत जल्दी। अब नायब सिंह सैनी साहब क्या कह रहे हैं साहब, ये देखना बड़ा जरूरी है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ये घोषणा पत्र है ये बिल्कुल बकवास है, ये कहना चाहिए, फर्ज बनता है। अपना नहीं बता रहे कि 10 साल में हमने ये किया। आपने भी तो 2014 में घोषणा पत्र किया था ना, 19 में भी किया था। उसका बता दीजिए कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया, इसमें से कोई एक चीज बता दीजिए। आपने कहा था कि जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको 9-9 हजार रुपए का वो देंगे, दे दिया क्या? कितनों को दे दिया? उसके बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना था, एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो अपनी बात भी हुई थी, सारा आपने विज्ञापन लेके डिस्कस किया था हर एक सब्जेक्ट वाइज। तो इशू अजीत जी क्या है कि बेसिकली दे आर नॉट लेफ्ट विद एनी फेस। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप तो खुद घूम के आए हैं बहुत बारीकी से, देखते हैं आप चीजों को, जहां जहां बीजेपी का विरोध हो रहा है उसको देखना बड़ा जरूरी है अजीत जी। अभी तक कहीं जाट बेल्ट में कहीं पर बीजेपी का विरोध नहीं हुआ है। बीजेपी का विरोध कहां पे हुआ है? नारायणगढ़ में, उसके बाद अंबाला में अनिल विज होम मिनिस्टर कंस्टिट्यूंसी, आदमपुर के अंदर जो उसकी कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी की पुश्तैनी 450 साल से सीट है, उसके बाद भवानी खेड़ा, उसके बाद हांसी। यहां पर तो कंप्लीट बीजेपी की बेल्ट है ना। अगर उस उनके भाषा में बात करें, जो मैं आमतौर पर नहीं करता हूं, जो नॉन जाट जाट करते हैं, वहां जितनी भी सीटें आप देखेंगे इनका विरोध झज्जर के अंदर पकड़ लिया उसको कि भाई तुम इसमें से निकल के दिखाओ। तो बेसिकली क्या है कि जो जो जाट सीट है वहां पर लोग बड़ी समझदारी के साथ समझ रहे हैं कि इनको कोई मौका नहीं देना है। और बीजेपी के जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। अनिल विज तो खुद को गब्बर कहते थे, 4 बार विरोध हो चुका है उनका। भागने की जगह नहीं मिलती, पुलिस निकाल के ले जाती है। झांसी के अंदर हुआ बयाना का, आप देखिए नरवाना के अंदर विरोध हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है बेसिकली,
इसका मतलब अजीत जी बड़ा साफ है, ये प्रो कांग्रेस और एंटी बीजेपी इज नॉट द क्वेश्चन, दिस इज अबाउट जनता वर्सेस बीजेपी, एंड दिस इज मोर देन क्लियर नाउ कि भारतीय जनता पार्टी ने आम जनता के बीच में जो पॉपुलर परसेप्शन है वो गंवा दिया है।